डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पोषण के चरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो कि इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक बायोलॉजी में पढ़ेंगे वो है श्वसन। क्या है? श्वसन। रिस्पायरेशन। अगला टॉपिक हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। रिस्पायरेशन क्या है? देखिए, अगर श्वसन के बारे में पूछा जाए तो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे यही आंसर देंगे कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये लोअर क्लास के लिए यह डेफिनेशन उपयुक्त है, लेकिन 9th, 10th या इसके एबव जितने भी क्लास होते हैं उनमें यह डेफिनेशन उपयुक्त नहीं है। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये श्वसन नहीं कहलाता, ये सांस लेना कहलाता है या स्वच्छ श्वास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार समस्त जैविक क्रियाएं जीवधारियों में होता है, जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ठीक है, ये सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार श्वसन भी एक प्रकार की जैविक क्रिया है। ठीक है, जिनके बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन क्रिया तो समस्त पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उन सभी जीवधारियों में श्वसन क्रिया होती है, जिनके कारण ये जीवित रहते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया में होता क्या है? तो श्वसन क्रिया एक ऐसी जैविक क्रिया होती है, ठीक है, जिसमें जीवधारी द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ऐसे अणुओं को, जैविक अणुओं को विघटित किया जाता है और विघटित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण किया जाता है। इसके साथ साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। एक बार और इसको रिवाइज करेंगे। श्वसन एक ऐसी जैव प्रक्रिया है या जैविक क्रिया है जिसमें जीवधारी द्वारा ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज अणुओं को या अन्य भोज्य पदार्थ के अणुओं को विघटित किया जाता है, तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, देखेंगे कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणु को तोड़ा जाता है। इस प्रकार होगा, जो भी ग्लूकोज अणु होता है 6H2O6 होता है। इस ग्लूकोज अणु को ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ग्लूकोज अणु को ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज अणु जो होता है ये टूट जाता है, अपने सरल अणुओं में विघटित हो जाता है और यह बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनता है, एनर्जी बनती है और एनर्जी जो होती है वो ATP के रूप में होती है। ठीक है, किस रूप में होती है? ऊर्जा जो है ATP के रूप में बनती है और यही ATP हमारी कोशिकाओं में संचित हो जाती है। ठीक है, यही ATP जब हम कोशिकाओं में संचित हो जाती है तो हम लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, जैसे चलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है, या कोई भी क्रिया करते हैं, इन क्रियाओं को कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यही ऊर्जा ATP के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये श्वसन की डिफिनेशन हुआ। ठीक है, और ये रिएक्शन हुआ, जो श्वसन क्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका ये समीकरण है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण। श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण, श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण, रिस्पायरेशन
एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। देखिए जितने भी जीवधारी होते हैं, समस्त जीवधारियों में श्वसन क्रियाएं होती हैं, और श्वसन क्रियाएं जो होती है कोशिकीय स्तर पर होता है, ठीक है, कोशिकीय स्तर पर होता है, जिसमें क्या होता है कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो भी ग्लूकोज अणु होते हैं उस ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, और ऑक्सीकरण क्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल के अणु बनता है, और ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में बनता है, ठीक है। इस प्रकार ऊर्जा जो है ग्लूकोज अणु से, यहाँ में देखिए अभी रिएक्शन हम लिखे थे O6 प्लस O2 13 CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में बनेगा, और ऊर्जा जो बनेगा वो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगा, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। तो श्वसन क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन अणु का ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है, तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, और ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण जो है ग्लूकोज अणु से एटीपी के रूप में हो रहा है। देखिए यहाँ से ग्लूकोज अणु से जो एनर्जी ग्लूकोज अणु है वह इसके रूप में स्थानांतरण हो गया, एटीपी के रूप में हो गया, ठीक है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण ग्लूकोज से एटीपी के अणु में होता है, ठीक है। ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार होता है ये भी जान लिया जाए। देखिए ग्लूकोज अणु जब टूटता है तो टूटने के बाद इसमें से जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा फास्फेट अणुओं के रूप में होती है, PO4 फास्फेट अणुओं के रूप में संचित हो जाती है। ग्लूकोज अणु जब टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के द्वारा जब विघटन किया जाता है ग्लूकोज अणु को, तो ऊर्जा जो निर्मुक्त होती है वो फास्फेट अणुओं के रूप में संचित हो जाता है, और यही फास्फेट जो होता है, ठीक है, ये इसके अंदर ऊर्जा संचित होती है, जो बाद में यही फास्फेट एडीपी के साथ एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसी फास्फेट को हम शॉर्टकट में हम लोग आईपी भी कहते हैं। इसी फास्फेट को हम लोग आईपी के रूप में भी लिखते हैं शॉर्टकट में। आईपी का मतलब है इनऑर्गेनिक फास्फेट कहते हैं, ठीक है। यही आईपी जो है एडीपी के साथ जुड़ता है तो बनाता है एटीपी। एटीपी इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यही एटीपी जब बनता है यही कोशिकाओं में क्या होता है, संचित हो जाता है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे ग्लूकोज अणु है, और यही ग्लूकोज अणु ऊर्जा के रूप में जब ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, तो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है ऊर्जा, और इसी एटीपी का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जब करते हैं उन्हीं क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। ये कैसे टूटता है इसके बारे में भी देख लिया जाए। जब मानव अपने मसल्स को, जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना या चलना दौड़ना, ठीक है, तो उन मसल्स की कोशिकाओं में जो एटीपी संचित होता है वह एटीपी जो होता है टूटता है, और एटीपी टूटेगा किसमें, एडीपी में टूटेगा, और एक इनऑर्गेनिक इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के पास 3 फास्फेट अणु होता है। एक फास्फेट अणु टूटकर अलग होता है, जो ही एक फास्फेट टूटेगा तो उसमें से ऊर्जा निकलता है, वही ऊर्जा हम लोग उन क्रियाओं को संपादित करने में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये एडीपी बनता है, ठीक है। इधर देखेंगे एडीपी से एटीपी बना, और जब एटीपी का हम लोग उपयोग किए तो फिर एटीपी टूटकर एडीपी में चेंज हो गया, और इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हो गया। इस प्रकार ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा हम लोग अपने क्रियाओं में उपयोग करते हैं, जिससे वो क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये रहा श्वसन क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। इस प्रकार हम इसमें बताए हैं कि ग्लूकोज से कैसे ऊर्जा बन रही है और कैसे स्थानांतरण हो रही है, ठीक है।
अगला टॉपिक है श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार है। देखिए श्वसन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक जो होता है आक्सीय श्वसन और एक होता है अनाक्सीय श्वसन। ठीक है, दो प्रकार का होता है। देखेंगे एक होता है आक्सीय श्वसन, इसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरा जो होता है अनाक्सीय श्वसन। इसे हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, दो प्रकार का श्वसन होता है। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो आक्सीय श्वसन क्या कहलाता है? देखिए श्वसन की वह क्रिया, ठीक है, या श्वसन की वह प्रकार जिसमें जीवधारी श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। जब कोई जीवधारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया करता है, ठीक है, तो इस प्रकार की श्वसन क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? आक्सीय श्वसन कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे हम लोग हैं, मानव जो है ये आक्सीय श्वसन क्रिया करता है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन क्रिया होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हाँ, और वह जिनके अंदर आक्सीय श्वसन क्रिया होती है उन्हें हम एरोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोब्स कहते हैं। ठीक है, आक्सीय जीव कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आक्सीय श्वसन क्रिया में जो भी ग्लूकोज अणु होता है उस ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ठीक है, इस प्रकार होता है C6H12O6 प्लस O2, ये बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनता है ATP के रूप में, और ये बनता है कितना? 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। ठीक है, तो आक्सीय श्वसन क्रिया में क्या होता है, जो भी ग्लूकोज अणु होते हैं उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विघटन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है, ATP के रूप में बनता है। ठीक है, दूसरा है अनाक्सीय श्वसन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, श्वसन की वह प्रकार जिसमें कोई जीवधारी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया करता है, इस प्रकार की श्वसन क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, और वे जीव जिनके अंदर अनाक्सीय श्वसन क्रिया होता है उन्हें एनारोब्स कहते हैं अथवा अनाक्सीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि अनाक्सीय जीव कौन कौन से हैं। जैसे ये फीता क्रीम है, ठीक है, टेप वर्म जो होता है इसके अंदर अनाक्सीय श्वसन क्रिया होती है। इसके अलावा जो भी संग्रहित बीज हैं, संग्रहित बीज जो भी हम रखते हैं, ठीक है, घरों पर, उसमें भी अनाक्सीय श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, इसके अलावा कवक जो होते हैं, ठीक है, कवकों में भी अनाक्सीय श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया में अनाक्सीय श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, तो ये जितने भी इसके अंतर्गत जीव आते हैं, 4-5 ये उदाहरण बताए हैं, शेष इनको छोड़कर जितने भी जीव होते हैं उन सब में आक्सीय श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, ये जैसे मानव है, ठीक है, इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उनमें सब में आक्सीय श्वसन क्रिया होती है क्योंकि उन सबको श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिंपल में कहें कि जो जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है या ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ठीक है, इस प्रकार के श्वसन को हम आक्सीय श्वसन कहेंगे। और जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के ही श्वसन क्रिया कर लेता है, उसे हम अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा। हाँ, इसका भी रिएक्शन होगा। इसमें क्या होता है कि अनाक्सीय श्वसन क्रिया में जो भी ग्लूकोज अणु होता है उनका
अपूर्ण ऑक्सीकरण क्रिया होता है। इसमें हम बताए थे पूर्ण ऑक्सीकरण क्रिया होता है, ठीक है। लेकिन अनाक्सी श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण नहीं अपूर्ण होता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है, ठीक है। इस क्रिया को हम किण्वन भी कहते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन की क्रिया भी कहा जाता है, जैसे C6H12O6 एरो ये बनेगा C2H5OH, ठीक है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी जो होगा ATP बनेगा, ऊर्जा बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये जो रिएक्शन है अनाक्सी श्वसन की है, इसमें देखिए कहीं भी ऑक्सीजन नहीं बताए हैं, लेकिन इसमें देखिए ऑक्सीजन है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको विघटित किया जाता है, तोड़ा जाता है, लेकिन इसमें देखिए ऑक्सीजन कहीं दर्शाया नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अणु का क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है, वो भी अपूर्ण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एटीपी का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम किण्वन भी कहते हैं, याद रखिएगा, किण्वन भी कहते हैं। किण्वन फर्मेंटेशन क्रिया, जैसे दूध से दही बनती है, तो दही जब बनती है तो वो फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा ही बनती है, ठीक है। या सिरके जो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो भी फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें यही क्रिया होती है, क्योंकि दूध से जब दही बनती है तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, और वही बैक्टीरिया फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं। तो दूध में पाए जाने वाले जो शर्करा होता है उस शर्करा को चेंज कर देते हैं, ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, एथिल अल्कोहल और ऊर्जा भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन क्रिया दही में ये क्रिया होती है, ठीक है। बाकी से ये जो है जितने भी ऑक्सीजीव होते हैं उन सब में ये ऑक्सी श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। तो ये रहा रिएक्शन इसका। ईस्ट में भी देखा गया, ईस्ट एक प्रकार का कवक है, ईस्ट में भी होता है। ईस्ट जो है एक कोष की कवक है, ठीक है, और ईस्ट में भी एक प्रकार का कवक है, इसमें भी अनाक्सी श्वसन क्रिया होती है। जो ये शराब बनाया जाता है, ठीक है, उसमें भी ये क्रिया होती है, अनाक्सी श्वसन की क्रिया द्वारा ही बनता है, और जिसमें फर्मेंटेशन की क्रिया कराकर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, ठीक है, उनके रिएक्शन किस प्रकार होते हैं ये हो गया। आगे देखेंगे, आगे क्या है, ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन क्रिया में अंतर, ठीक है। अगला है ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन क्रिया में अंतर है, ठीक है। क्रिया इसको हटा दिया जाए, क्रिया हटा दिया, क्रिया हटा दिया, में अंतर होगा, ठीक है। ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर होगा। देखिए ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन क्रिया में क्या अंतर है, बहुत से अंतर है इसमें, अभी एक एक करके हम लोग जान लेंगे। देखिए पहले ग्लूकोज अणु होता है, ग्लूकोज अणु, ठीक है, ग्लूकोज अणु जो है ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, यह साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, और O2 के अपसेंट में होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है, यहां पर देखेंगे O2 प्रेजेंट,
क्रेफ चक्र। फर्मेंटेशन होगा, ठीक है, ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा ATP। ATP जो बनेगा वो 38 ATP बनेगा और ये बनाएगा C2H5OH CO2 प्लस ATP। ATP बनेगा 2 ATP बनेगा आ रहा है। देखेंगे आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर है। तो आक्सी एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग इस रिएक्शन के माध्यम से जान लेंगे। देखिए आक्सी श्वसन या अनाक्सी श्वसन जो क्रिया होती है, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज अणु पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। उस ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया चाहे आक्सी श्वसन क्रिया हो रहा है या अनाक्सी श्वसन क्रिया हो रहा है, दोनों में सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस मीन्स होता है टू स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज अणुओं को तोड़ना, ठीक है। ग्लूकोज अणुओं को तोड़ा जाता है, जटिल अणु से सरल अणु में चेंज किया जाता है, इस क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज अणु को ग्लाइकोलिसिस क्रिया द्वारा तोड़ा जाता है तो पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट ये ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड ही होता है। पायरुविक एसिड जब बन जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तो अगर पायरुविक एसिड बना है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है कोशिका के अंदर, तब क्रेफ चक्र की क्रिया होती है। क्रेफ चक्र किसकी क्रिया होती है? क्रेफ चक्र की क्रिया होती है, क्रेफ साइकिल होती है। और क्रेफ साइकिल में ऑक्सीजन के उपस्थिति में यही पायरुविक एसिड माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में ये पायरुविक एसिड प्रवेश कर जाता है और फिर ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्रेफ साइकिल की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अंत में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ATP बनता है, ऊर्जा बनती है। और कितनी ऊर्जा कुल बनती है? लगभग 38 ATP का शुद्ध लाभ होता है, ठीक है। 38 ATP बनता है, यानी कहने का मतलब है कि एक ग्लूकोज अणु को तोड़ने पर, ठीक है, जो ऑक्सी श्वसन क्रिया होती है, ये ऑक्सी श्वसन क्रिया का है, ये ऑक्सी है, एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। ये एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। इसमें पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन तोड़ा जाता है और इस क्रिया को हम क्रेफ चक्र कहते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ATP बनता है, 38 ATP कुल बनता है, ठीक है। अगर कोशिका द्रव्य में पायरुविक एसिड बना हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तब फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। इसकी क्रिया होती है फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, जो साइटोप्लाज्म में ही होता है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें माइटोकांड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। और पायरुविक एसिड टूटकर एथिल अल्कोहल बनाता है, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ATP बनता है। यहाँ पर देखेंगे ATP का शुद्ध लाभ जो होता है 2 ATP का होता है, ठीक है। तो ये क्रिया जो है फर्मेंटेशन को दर्शा रहा है और ये जो क्रिया जो है ये एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सी श्वसन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसमें अंतर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसके मेन पॉइंट कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया जो होती है ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है और ऑक्सीजन के अब्सेंट में होती है, अनुपस्थिति में होती है।
पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस क्रिया के बाद, ग्लूकोज अणु टूटने के बाद। पायरुविक एसिड अगर बना है, ऑक्सीजन उपस्थित है, तो क्रेब्स चक्र की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल एटीपी बनेगी। ठीक है, अगर पायरुविक एसिड है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तब फर्मेंटेशन क्रिया होगी और एथिल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आक्षिक तथा अनाक्षिक श्वसन क्रिया में अंतर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसके अभी कुछ भाग बचे हुए हैं। ठीक है, कल इसको हम बता देंगे।